इस वक्त सिर्फ सेम पित्रोदा की ही चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं सेम पित्रोदा जो है नए मणि शंकर अय्यर बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। हमेशा जो है परेशानियां पैदा करते रहते हैं कांग्रेस के लिए, और वो भी चुनाव के समय में ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है और उसको सफाई देनी पड़ती है। अभी तक के चुनाव में, सेकंड फेज से पहले चुनाव में, कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही थी और उसको कहीं भी सफाई नहीं देनी पड़ रही थी, जबकि उसको घेरने की कोशिश की जा रही थी संपत्ति वाले मामले पर, लेकिन उसका कुछ भी हो नहीं पा रहा था। अब सेम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर दी, यानी कि आपकी संपत्ति पर बंटवारा जब होगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको लेकर बात कर दी। एक वीडियो जारी हुआ और उसके बाद जो कहा, और उसके बाद जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं अपना, उसको अपने ढंग से मैनिपुलेट करती हैं, निकालती हैं, जबकि सेम पित्रोदा कह रहे हैं कि विदेशों में या अमेरिका में ऐसा टैक्स लगता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए हमारे देश के अंदर भी। लेकिन चुनाव के समय में आया और रईसों के लिए, सुपर रिच लोग के लिए उन्होंने कहा कि जितने भी इस देश में रईस लोग हैं, रिच लोग हैं, उनकी संपत्ति का जो है आकलन किया जाए, और जब वो उनके बाद उनकी संपत्ति के ऊपर जो है किस तरीके से टैक्स लगाया जा सकता है बंटवारे के लिए, वो जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब बीजेपी ने इसको लपक लिया। अब बीजेपी ने इसको लपक के जो है इसको कहना शुरू कर दिया और कह दिया कि जो हम कह रहे थे कि ये मंगलसूत्र या संपत्ति पर बंटवारे को लेकर ये सर्वे कराना चाहते हैं और इनकी नज़र जो है वामपंथियों की तरह है और ये सोच को इनकी दर्शाता है। अब ये सेम पित्रोदा ने जो कहा उसके बाद ये सब सही हो गया। जयराम रमेश ने बयान जारी करके कहा है कि ये सेम पित्रोदा की अपनी निजी व्यक्तिगत राय हो सकती है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल गया, एक तरीके से बीजेपी को प्राणवायु मिल गई, एक मौका मिल गया। यह पिछली बार भी हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। पंजाब और हरियाणा के चुनाव थे और बीजेपी मणिशंकर अय्यर ने ऐसा ही कुछ कहा था, और उसके बाद जो है टैक्स की बात आई थी, मिडिल क्लास टैक्स को लेकर कि उन पर लगाया जाएगा और मिडिल क्लास जो है सेल्फिश ना बने। उसके बाद पूरा चुनाव बदल गया था। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है और क्या मतलब है इसका, या फिर कांग्रेस इसका फायदा उठा ले जाएगी? यदि कांग्रेस इसका फायदा उठाती है और समझाने में कामयाब हो जाती है कि जो जितने भी रईस लोग हैं या अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति के ऊपर टैक्स पे लगाने की बात हो रही है, मिडिल क्लास लोगों के लिए या गरीबों से कोई मतलब नहीं है, तो कैसे समझाएगी, क्या होगा, इसी भी बात करेंगे। वैसे सेम पित्रोदा कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। एक बार 1984 के दंगों को लेकर उन्होंने कह दिया था कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या उसका, इसी भी बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से पवन गोयल हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे राहुल सिंह। दो खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे और इन दोनों से बात करेंगे कि बीजेपी इस पे क्या सोच रही है, कैसे एनालिसिस कर रही है, और कांग्रेस इस पे कैसे अपना आपको बचा रही है। ये स्थिति है। तो आखिरकार कैसे ये सब कुछ होगा, इसी में सेम पित्रोदा की वजह से क्या कांग्रेस के लिए सेम पित्रोदा ने सही कहा है, या सेम पित्रोदा की सोच 3 दशक पुरानी है, या फिर कांग्रेस को नई संजीवनी देने जा रहे हैं पित्रोदा? राजीव गांधी भी पित्रोदा से काफी प्रभावित थे, और जब पित्रोदा राजीव गांधी के साथ थे तब ये कहा जाता था कि वो पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे और कहते थे कि कोई भी समस्या कोई भी हो कि पित्रोदा साहब आ रहे हैं और चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनी वो सबके सामने है। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के मामले में कि विरासत टैक्स क्या है और पित्रोदा जो ने कहा है उससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को, या नुकसान होगा, या बीजेपी को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, और इस चुनाव के अंदर ये जो बॉल आई है इसको कैसे खेल रही है बीजेपी, इसी पे चर्चा करेंगे। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है ये
विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स जिसे कहते हैं। दो खास लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन गोयल और कांग्रेस की तरफ से राहुल सिंह। तो इस तरीके से राहुल सिंह, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं कहूंगा कि दोनों को स्क्रीन पर लाया जाए। जी, सुन सकता हूं। जी, पवन गोयल साहब, कैसे देख रहे हैं पित्रोदा के इस बयान को? आप कैसे? देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार जी। देखिए, पार्टी में कभी कभी कुछ लोग अपनी तरफ से बयान दे देते हैं जी, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो तब तक उस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमारी पार्टी में इस बात की कोई बिल्कुल नकार दिया है इस बात को। उनका पर्सनल बयान हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है किसका क्या पर्सनल बयान है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने अब पूरी एक मंडली बिठा रखी है अपने पार्टी के अंदर में, बकायदा एक सेक्शन है जो फिर दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ना और अपने पार्टी में शामिल करना, बस यही एक काम है। एक ग्रुप बना रखा है उन्होंने, एक समूह बना रखा है। तो ये पार्टी सिर्फ राजनीति करती है सत्ता में रहने के लिए, ताकि सरकारी कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, देख रहे हैं रेलवे के कितने विभाग बेच दिए, तो LIC बेच दी, BSNL बेच देंगे, ये सब बेच देंगे। तो देख रहे हैं कैसे नियम में परिवर्तन करके और 6 में से 5 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। तो पूरी दुनिया में आज थू हो रखा है, लेकिन यहाँ पे देशभक्त होने के लिए कहा जा रहा है। अगर देश के मामले में आप किसानों के हक में, युवाओं के हक में, महिलाओं के हक में अगर सवाल उठाएंगे तो आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान से बहुत प्रेम है इन लोग का, पाकिस्तान से बहुत गहरा नाता है इन लोग का, और इनके जो पुराने गुरुओं थे वो लोग भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी जी। इसलिए तो देख सकते हैं कि इस बार बौखला गए हैं प्रधानमंत्री जी, कुछ अनर्गल बात बोले जा रहे हैं। हालांकि ये ओछी राजनीति बचपन से कर रहे हैं और इसी टाइप का आदमी भी है ये, बिल्कुल हर बयान में झूठ बोलना और सिर्फ विपक्ष की बात करना, ये कोई भी नेता को शोभा नहीं देता है जो सरकार में बैठा हुआ है 10 साल से। उसको अपना कुछ गिनाने के लिए नहीं है तो विपक्ष को वो सिर्फ सोचता रहता है। और आप देख रहे हैं कि वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान तो मतलब फिल्मों में हम देखते थे कि टेररिस्ट लोग देता था ऐसा बयान, ऐसा सांप्रदायिक बयान, मतलब कि कुछ नादान लोगों को भड़का के और कुछ वोट मिल जाएंगे। इसीलिए चाहते हैं कि लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाए ताकि बच्चे पढ़े नहीं। मुझे अभी गांधीनगर में एक बच्चा मिला था, मैं वीकेंड पे गया हुआ था, तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हें पता है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में वो CM थे गुजरात के, और क्या मतलब? उसने बोला नहीं भैया, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, लेकिन अब वोट दे सकता हूँ। तो बात है कि लोगों को पता नहीं है इनका असली चाल चरित्र क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। अब गूगल का जमाना है, अब लोग पढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं, अब फैक्ट चेक कर रहे हैं, तो अब पता चल रहा है। तो इसलिए मुझे खुद भी पता था, मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मुझे खुद ही आइडिया नहीं था कि मतलब नरेंद्र मोदी ऐसे इंसान है। चलिए ठीक है, आप कहां से कहां जा रहे हैं? मैं सेम पित्रोदा की बात कर रहा हूं, मैं सेम पित्रोदा की बात कर रहा हूं। तो सेम पित्रोदा ने जो कहा, नहीं ठीक है, सेम पित्रोदा ने जो कहा, स्कूल का कोई बच्चा क्या कहता है वो स्कूल का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो पार्टी जो ऑफिशियली कह रही है, हमारे न्याय पत्र में हमने जो छापा है कि हम युवाओं को 1 लाख रुपया देंगे साल में, उनको हम अप्रेंटिसशिप कराएंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। तो ये सब हमारा न्याय करने का प्लान है। युवाओं के साथ न्याय, मजदूरों के साथ न्याय, महिलाओं के साथ न्याय। यहाँ महिलाओं के साथ क्या किया गया आप देखें कि जो रेप विक्टिम है उस पर पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। उसके माँ बाप को ये भी नसीब नहीं हुआ कि बेटी को कम से कम अंतिम संस्कार कर पाए। चलिए ठीक है, एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। पवन गोयल, आपको पवन गोयल अब नाक से ऊपर आ चुका है। ठीक है, पवन गोयल जी, कैसे देख रहे हैं सेम पित्रोदा के बयान को आपकी पार्टी? देखिए कितनी खूबसूरती से कांग्रेस के प्रवक्ता ने जी सेम त्रिपदा को उनके बयान को पर्सनल बयान कर दिया। 1 बयान हो, 2 बयान हो, 3 बयान हो, 4 बयान हो, 5 बयान हो,
मैं मान सकता हूं कि एक ही बयान हो उनका पर्सनल है। क्या 84 सी कांड पे भी उनका बयान पर्सनल था? क्या लड़ाई के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया वो क्या पर्सनल था? क्या उन्होंने, और एक बार जब ये कहा था कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ है इसमें भी सरकार के ऊपर निंदा की जानी के संदेह, तो वो भी बयान। देखिए सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से आप कह दीजिए, मैं जब ये बोल रहा था तो इनके बीच में बिल्कुल नहीं, डिस्टर्ब राहुल कर रहे सिंह थे। आप जब ये बीच बोल रहे में थे- नहीं, राहुल सिंह सुन अगर लीजिए। जब आप बोल रहे थे तब भी कुछ नहीं कहा, वो बोल नहीं रहे थे, बीच में कुछ कह नहीं रहे थे। अब उनका टर्म है, वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मैं, देखिए आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, सभ्यता यही कहती है अगर मैं गलत बोलूं या सही बोलूं, आपके जब टर्म आए आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे बोल रहे थे, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया, वो ऐसा आदमी था, मैंने तब भी आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने तब भी आपको कुछ नहीं बोला। जी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडर 104 बार गाली बक चुके हैं। मैं नाम बताता हूं, मणिशंकर अय्यर, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला, उनके सहयोगी, पता नहीं ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने उनके बारे में क्या क्या बयान दिए। तो अगर आप भी बोल देंगे तो ये कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है। मुझे इसमें नहीं जाना, क्योंकि वो भाजपा के नहीं, कांग्रेस के नहीं, देश के प्रधानमंत्री। ये आपको तय करना है कि आपको उनको सम्मान देना या नहीं देना, ये आपको और आपकी पार्टी को तय करना है। दूसरी बात, अभी मेरे भाई, मेरे सहयोगी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे अडानी को 5-6 एयरपोर्ट बेच दिए। तब देखिए फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा था। आप एक मिनट सुनिए, आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट को। अजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मैं इनसे पीसीआर से कहूंगा विनती कर राहुल लीजिए। सिंह की थोड़ी वॉइस का फीडर डाउन करें, इस तरह से डिबेट नहीं होती है जी। हाँ, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बीच में बड़ी लंबी डिबेट होगी, आधे घंटे की कम से कम डिबेट होगी। आपकी बारी आएगी, आप बोल देना। ऐसे बीच में बोल बोल के क्या बात दबाओगे? मेरी बात आप दबा नहीं सकते। अगर मैं बोलने पे शुरू हुआ तो आपकी एक बात समझ नहीं आएगी, तो ये बहस का मुद्दा नहीं, आप अपनी बारी में बोल देना। जी, कोई बात नहीं, मैं बोल लूं उसके बाद बोल लेना। आप, मुझे पता है आप में करंट ज्यादा है। पहली बात तो आपको ये भी नहीं पता होगा देश में कितने एयरपोर्ट हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा 2014 तक कितने एयरपोर्ट थे, ये मैं बताऊंगा आपको। 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट भारत में थे, आज 153 एयरपोर्ट है। 2014 तक केवल 6 करोड़ लोग ट्रैवल करते थे, आज भारत के 13 करोड़ ट्रैवल करते हैं। किसी प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे देने से, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो सीट रिप्लेसमेंट का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, इसका मतलब ये नहीं होता कंपनी बेच दी गई है, उनको ठेका दिया है काम करने का। दूसरी एक और विशेष बात, 36 राज्यों में, जिसमें 28 और 8 यूटी मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के 12 मुख्यमंत्री हैं, और जबकि अडानी को 22 राज्यों में व्यापार मिलता है, तो बाकी 10 राज्यों में व्यापार कैसे मिलता है, ये आप खुद सोच लीजिए। तो आप ये सवाल उठाने से पहले खुद अपने ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अडानी जी को अगर कोई चीज बेची है तो आप कितने में बेची है, उससे कोई कागज आप नहीं दिखा पाएंगे। कितने में बेची है, कहाँ बेची है, कब बेची है, कौन सी चीज बेची है, कुछ नहीं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ जाते हो पढ़ने के लिए, जो एक झूठ फैलाया जाता है कि रेलवे बेच दी, मैं तो एक सुई नहीं बेची है रेलवे की, एक भी सुई प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अजय जी, कांग्रेस का बयान, हमारी ये डिबेट थी उनके पैतृक पे, सैम पैतृक पे, कि उन्होंने ये बयान दिया। उनका ये बयान नहीं है। कांग्रेस के कितने सारे बयान जो मुस्लिम लीग को दर्शाते हैं, आप ये देखिए, हमारे एजुकेशन में से, हमारे हिंदी सब्जेक्ट में से उनका मुस्लिम प्यार ऐसे ही दिखता है। रामायण महाभारत को खत्म कर दिया, हुमायूं, अकबर, शाहजहां रोड पर, पृथ्वीराज चौहान को कभी पढ़ाया नहीं गया, महाराणा प्रताप को कभी पढ़ाया नहीं गया, मतलब हमारे मंगल पांडे, झांसी की रानी, किसी को नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ बाबर को पढ़ाया गया, इतिहास में उनको महान बताया गया। क्या जिन्होंने भारत की जमीन पे कब्जा किया, मुगल साम्राज्य 1400-1500 में इतनी पीढ़ियां आई 1350 के बाद से, उनके बारे में उनको महान बताया गया, बिल्कुल भी नहीं बताया गया हमारे इतिहास में क्या पढ़ाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी को आज भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार ने सम्मान दिया, उनके बच्चों को शहीदी दी, इन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2013 में जब इनकी सरकार थी, क्यों 120 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दी गई? क्यों तेलंगाना की सरकार में 4% मुस्लिम को अलग से आरक्षण, जबकि उनको अल्पसंख्यक कोटा मिलता है, उसके बाद भी 4% कोटा क्यों दिया गया? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। एक और सबसे बड़ी बात, इनके मैनिफेस्टो में साफ और क्लियर लिखा है कि हम सरकार में आने के बाद
जी। किसके पास कितनी संपत्ति है सर्वे कराएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मोदी जी ने कही कि देश में घुसपैठियों की चिंता है, घुसपैठियों को हम कैसे अपना देश का रोजगार, अपना सोना चांदी अपनी कैसी दे दें। क्या कभी इन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कभी कोई बात की? नहीं। सीए के खिलाफ जहां हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को 31,313 लोगों को नागरिकता देने का कानून था, उसमें इनको दिक्कत हुई। जहां इतने करोड़ों घुसपैठी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, उन देशों से जो पश्चिम बंगाल के रास्ते या और बॉर्डर से घुसपैठ होती थी, उनके ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। तो इनका तो जो ये मुस्लिम लीग का प्रेम है वो साफ दिखता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर अगर आप आरोप लगाने की कोशिश करोगे तो मैं 2014 से लेके आज तक 10 साल के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए ठीक है, इसी कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, राहुल सिंह सवाल ले लीजिए। राहुल सिंह एक सवाल ले लीजिए। देखिए, जिस तरीके से सेम पित्रोदा ने कहा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। रईस लोगों के बारे में कह रहे हैं जिन्हें ज्यादा संपत्ति है और एक इनहेरिटेंस टैक्स की वो बात कर रहे हैं। यदि मैं बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, कभी जयंत सिन्हा ने इसके ऊपर चर्चा की थी और 15 मिनट तक बोले थे। अरुण जेटली ने भी इस पर कहा था इस पर काम होना चाहिए। आज यदि सेम पित्रोदा उस बात को कह रहे हैं तो उन्होंने चुनाव के समय में कह दिया, ऐसा हो गया। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात से एक सुन लीजिए, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है 5 किलो अनाज के रूप में, जहां पर आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है। ऐसे में जहां पर आप बेरोजगारी के लिए स्टाइपेंड देने के लिए तैयार हैं, जब हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के लिए तैयार हैं, यदि उस देश के अंदर रईसों के ऊपर इस तरह की चर्चा हो रही है तो क्या ये बीजेपी, क्या ये कांग्रेस के फेवर में नहीं जा सकता? जी, कांग्रेस के फेवर की बात, कांग्रेस अपने फेवर के लिए काम नहीं करती है जी। कांग्रेस ने ये जनता के न्याय पत्र लाया है जो 10 साल का अन्याय चला है। उसके बाद युवा, महिला, बुजुर्ग सबकी कमर तोड़ दिए हैं। इन्होंने रेलवे के बुजुर्गों का जो डिस्काउंट मिल रहा था वो भी हटा दिया। क्यों बताइए? इससे बुजुर्गों का क्या कराओगे? युवाओं का कैसे? अरे जिनकी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी इनकी आवाज बढ़ाइए जिससे कि हमारे गेस्ट पवन गोयल भी सुन सके और हम तक भी पहुंच सके। जी जी, ये देखिए, ये दोनों जी, ठीक है, ये सारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जी। तो ये देखिए, एक नरेंद्र मोदी, ठीक है, अमित शाह है जी, इसमें लिखा हुआ है कि भाई, और नरेंद्र मोदी के नीचे लिखा हुआ है हीरो फेवरेट। तो ये इनकी हिस्ट्री में सबको पता है, ये देश को पता है कि इन लोगों ने दंगा का क्या है, और आज भी इनके भाषण में जनोसाइड के कॉल कर रहे हैं। इतने बड़े मेजॉरिटी के लिए एक कंट्री के जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है, उनको ये मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये नीच ओछा करने वाले नीच आदमी हमारे देश के, इनकी आवाज नहीं आती। पीसीआर गेस्ट कर रहे हैं पवन गोयल, इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है वहां तक, इनकी आवाज पहुंचाई जाए। जी, महिला क्या जवाब देंगी? जी जी, मुस्लिम लीग से शुरू किया और महिलाओं के अंदर खत्म कर दिया जी। तो ये जो 180 का वोट पाएगा कांग्रेस का, ये जाहिर आदमी इतना पीछे गिर चुका है आज, 40 सांप्रदायिक मुगल की राज करने की बात कर रहे हैं। बताइए, ये डायरेक्ट झूठ बोल रहे हैं बारे में, जो हमारे न्याय पत्र में नहीं लिखा हुआ है, जो हमारे वो चीज को भाजपा क्यों इलेक्शन कमीशन चुका है। ठीक है, कमीशन के दो प्रधानमंत्री ने किया था। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। पवन गोयल साहब, जिस तरीके से सेम पित्रोदा ने कहा और अभी जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से आपकी पार्टी भी जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती है, आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आई है, गरीबों के लिए काम कर रही है, तो देश में जो एक वर्ग है अमीर और गरीब का, यदि ऐसा कुछ होता है तो गरीबों को तो बड़ी खुशी होगी। चलो यार, कम से कम रईसों की प्रॉपर्टी पे जो है इनहेरिटेंस टैक्स लग रहा है, विरासत टैक्स लग रहा है। ये तो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है।
जी अच्छा, अब राहुल जी अब जवाब ले लीजिएगा। जी राहुल जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप डिस्टर्ब नहीं करें। कि लोकतंत्र में ऐसा कतई नहीं चाहिए। तो जवाब लेने नहीं आए क्या आप? खाली बोलने आए हो? एक बात में झूठ बोला तो बोलिए भैया। नहीं है? आप सच बोल रहे हो? हमारी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन मैंने झूठ तुम्हारी पार्टी में झूठ में जिंदा है, तुम्हारी पार्टी में झूठ में जिंदा है। अभी सुनो, अब चैनल पे बैठे हो, सुनो, सुनना भी सीखो। बताइए। सबसे पहले सबसे बड़ा झूठ 1948 से लेके 2013 तक 242 घोटाले कांग्रेस राज्य में हुए। उदाहरण देके समझाता हूं। बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, फौजी घोटाला, कोयला घोटाला, डीएलएफ जमीन घोटाला, मिड डे मील घोटाला, एयरपोर्ट के टेंडर देने का घोटाला। पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आया कीजिए। रुक जाइए, अब सुनिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनो, सुन लिए, सुन लिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। झूठ मत बोले चैनल पे। तो अब ऐसा करूंगा, आप बोलोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा अब आपको। अब आप बोलोगे मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। राहुल जी मैं सुन भी लीजिए। ऐसा करूंगा। अरे सुनिए तो सही। आप बोलोगे ना, मैं बोलने नहीं आप दूंगा। बाद में काउंटर कीजिएगा। ऐसे ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? अरे डिबेट कैसे हो पाएगी राहुल सिंह? अगर नहीं बोलने देंगे तो डिबेट कैसे होगी? आपने क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए? आपने कोई काम क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों पीछे से पेनल्टी? राहुल गांधी जी क्यों जमानत पे है? सोनिया गांधी जी क्यों जमानत पे है? नेशनल अवार्ड पे क्यों जमानत पे है? बताइए। मैं भी ऐसी करूंगा। आपको तमीज तो है नहीं चैनल पे बैठने की? आपको चैनल पे बैठने की तमीज तो है नहीं? आपको चैनल पे बैठने की तमीज नहीं है? बताओ ना, क्यों जमानत में क्यों है राहुल गांधी जी? सोनिया गांधी जी क्यों जमानत पे है? रॉबर्ट वाड्रा क्यों जमानत पे है? बताओ, जवाब दो। आप कोर्ट भी मिली हुई है। राहुल गांधी क्यों जमानत पे है? बताओ, सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी जी क्यों जमानत पे है? सोनिया गांधी, राहुल देखिए, गांधी अगर आप जमानत में दोनों क्यों एक है? दूसरे को सही जवाब ढंग से दो। काउंटर करेंगे तो जवाब दो। देश की जनता आपको जवाब दो। सुन पाएगी। घोटाले पे जवाब में है। नेशनल अवार्ड केस घोटाले में जवाब पे है। समझ गए? जमानत पे क्यों है? जमानत पे वही होता है जिसने अपराध किया होता है। आपके और मेरे ऊपर जमानत नहीं है। अजय शर्मा जी के ऊपर जमानत नहीं है। जमानत पे वही होता है जिसने घोटाला किया होता है। उसका उदाहरण देता हूं। 1939 में नेशनल अवार्ड बनी, 2009 में टेक ओवर कर लिया, 2011 में 100 करोड़ था उस पे सरकारी कंपनियों से, बैंकों से लोन लेने पर। इन्होंने टेक ओवर कर लिया उस कंपनी को, दूसरी कंपनी के नाम से बना लिया। और सुनिए, डीएलएफ की जमीन घोटाला, जीजा जी सुनते रहिए, मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। चिंता मत करो राहुल जी, आपको कोई चैनल बिठाएगा नहीं जैसे आप कर रहे हो। आपको तमीज नहीं है चैनल पे बैठने की। आप बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा। आप ये बताओ थे घोटाले क्यों किए? जीजा जी की 1 लाख की कंपनी इतने करोड़ रुपए की क्यों हो गई? डीएलएफ एक गरीब किसान परिवार वाला स्टारलाइट कंपनी कैसे खोल लेता है? 1 लाख की कंपनी 7.5 करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीद लेती है? मैं बहस करता रहूंगा आपसे, करते रहिए, बोलते रहिए। 1 लाख की जमीन 7.5 करोड़ रुपए कैसे खरीद लेती है और 56 करोड़ में कैसे बेच देती है? और फिर वही कंपनी डीएलएफ को 1300 करोड़ रुपए का फायदा कैसे पहुंचा देती है? 23 लोगों पे सीबीआई एफआईआर दर्ज कर देती है, और ये तो कांग्रेस के राज में है। मैं बहस करता रहूंगा, ऐसे ही बोलता रहूंगा। अच्छा ये बताओ, कितने एयरपोर्ट है देश में? देश में कितने एयरपोर्ट है? देश में कितने एयरपोर्ट है? बताइए देश में कितने एयरपोर्ट है? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कितने एयरपोर्ट है? कितने किलोमीटर सड़क बनती थी? कांग्रेस ने कितने एम्स बनाए? एक एम्स बनाया कांग्रेस ने सिर्फ एक एम्स बनाया। आज 24 एम्स है। पूरे 70 सालों में सिर्फ एक ही एम्स बना कांग्रेस से। केवल 12 किलोमीटर की सड़क बनी, आज 36 किलोमीटर बनती थी। अरे शर्म करो, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बना पाए, 12 करोड़ शौचालय बने। तुम बिजली पानी नहीं दे पाए। 1,65,000 गाँव को बिजली पानी मिला 2014 के बाद। और सुनो, 12 करोड़ जल से नल कनेक्शन मिले। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, मैं चुप नहीं होऊंगा। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। 12 करोड़ जल से नल मिले। तुम्हारा वीआईपी कल्चर घूमता था। वीआईपी कल्चर में 20,000 करोड़ रुपए लगते थे। मोदी जी आए, मोदी जी ने वीआईपी कल्चर खत्म करा, लाल बत्ती खत्म करी। वीआईपी कल्चर खत्म करने से देश का 20,000 करोड़ रुपए बचा। और सुनो, तुम्हारे कश्मीर के अलगाववादी नेता मनमोहन सिंह से फोटो खिंचवाते थे। नाम बताऊं? आज जेल में अलगाववादी नेता। आज कश्मीर के अंदर तिरंगा। 1939 में लाल झंडा फहराता था, आज कश्मीर में तिरंगा फहरता है। तुम्हारे मैनिफेस्टो में लिखा था
तुम्हारे मैनिफेस्टो में लिखा था, तुमने कोर्ट में दिया हलफनामा कि राम सेतु तो काल्पनिक है, राम सेतु को काल्पनिक बनाने वाले कांग्रेस पार्टी राम सेतु को काल्पनिक बनाने वाली आज राम मंदिर के उद्घाटन की बात करती है। कपिल सिब्बल कोर्ट में गए थे राम मंदिर के खिलाफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखा था, हाँ हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने बना के दिखाया, हमने 370 दिखाई। चलिए, लेकिन आप दोनों जिस तरीके से बहस कर रहे हैं, राहुल सिंह और पवन गोयल बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों से मैं कह रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात देश की जनता सुने आर्या न्यूज चैनल के माध्यम से, तो एक दूसरे को काउंटर कीजिए। लेकिन अगर इस तरह से बहस करेंगे तो कोई भी बात पब्लिक डोमेन में नहीं जा रही है ना, इसका कुछ फायदा नहीं है। और अजय जी, मैंने 2 बार रिक्वेस्ट करी राहुल जी से, लेकिन ये दोनों बार बीच में आए और मैंने इनको पूरा मौका दिया। हम बात कर रहे हैं, से कहता हूँ कोई चैनल इनको बिठाएगा नहीं अपनी डिबेट में जिस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल सिंह इसको मिसबिहेव कहते हैं। राहुल जी सीख लो, और कांग्रेस से यही उम्मीदें हो सकती है। राहुल सिंह, ठीक है, राहुल सिंह, जिस तरीके से सेम पितृता का था, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एक आंकड़ा दिया, मैंने आपको एक आंकड़ा भी दिया, जिस भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, मैनिफेस्टो में भी है, आयुष्मान योजना भी है, सब कुछ है। यदि इस देश के अंदर जहां पर आप स्टाइपेंड, आपने भी अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि हम बेरोजगारों को या जो युवा हैं उनको स्टाइपेंड देंगे, तो ये जो सेम पित्रोदा वाला मामला है, ये तो कह रहे हैं कि रईसों के ऊपर संपत्ति पर लगाएंगे, या जो संपत्ति का बंटवारा होगा कि किसी की डेथ के बाद, ये तो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है ना। गरीब लोग कह सकते हैं बड़ी अच्छी बात है साहब, ये तो अमीरों के ऊपर है, गरीबों से मतलब नहीं है। तो अगर ये तो एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है ना आपका, तो बीजेपी तो उस पर जो बैकफुट पे चली जाएगी। अगर आपने समझा लिया पब्लिक को तो चुनाव में फायदा मिल जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से बौखला रहे हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं है, या नहीं कह रहे, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, या फिर सेम पित्रोदा जो कह रहे हैं वो रईसों के साथ साथ सबके ऊपर लागू होगा, फिर चाहे फिर मिडिल क्लास हो या फिर चाहे कोई गरीब आदमी हो। यदि उसकी संपत्ति है और बंटवारा होता है तो उसका मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और शायद यही बात बीजेपी बार बार कह रही है कि आपकी संपत्ति पर इनकी नजर है, ये उसका बंटवारा करेंगे, बांट देंगे। तो यानी कि बीजेपी सही कह रही है, और ये एक सही मामला, ये सही मुद्दा जो है बीजेपी को। सवाल तो सुन नहीं रहे, आपका सवाल भी नहीं सुन रहे, आपको भी बीच में बार बार बोले जा रहे हैं। आपने पता नहीं किसको चैनल पे बिठा लिया, इनको तभी नहीं है बयान में बैठने की। जब ये पत्रकार का ही सवाल नहीं पूछेंगे तो विपक्षी का कैसे? अरे भाई, अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा लिसनर तो बनना पड़ेगा। सवाल तो सुनिए पहले। अरे भाई, क्या कर रहे हो भाई? ऐसे नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप अपनी नहीं, पार्टी की छवि खराब कर रहे हो। पार्टी कहेगी भाई कैसा नेता हमने चुना है, कैसे व्यक्ति को हमने प्रवक्ता बना दिया जो बात ही नहीं सुन रहा है, बात ही नहीं रख पा रहा है, काउंटर ही नहीं कर पा रहे हो। यदि कोर्ट में भी जिरह होती है तो वकील को बड़ा शांत रहना पड़ता है, तर्कों पे बात करता है। तर्कों पे बात कीजिए ना, अगर आपको आवाज ऊंची करनी है तो तर्कों के साथ आवाज ऊंची कीजिए, शांत रहिए, आवाज ऊंची रखिए, ठीक है, लेकिन बोलने का मौका जरूर दीजिए सामने वाले को। जब तक आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो आप कैसे काउंटर करेंगे? काउंटर करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो बोलेंगे कैसे? यदि ये जिंदगी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, यदि आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो अच्छा लिसनर बनिए। अगर आप मीडिया के सवाल नहीं सुनना चाहते हैं तो आप दूसरे किसका जवाब देंगे? आप नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं, गलत बात है। आप काउंटर कीजिए, हमने इसीलिए बुलाया है कि आप काउंटर कीजिए, जवाब दीजिए उनको। आप अपनी तरफ से बात रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे आप फाइट करेंगे ना तो पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं जाएगा। जी ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। आपकी बौखलाहट बता रही है कि सेम पित्रोदा ने एक बहुत बड़ा मामला बीजेपी को दे दिया, यानी कि एक ऑक्सीजन दे दी बीजेपी को। सेम पित्रोदा ने एक ऑक्सीजन दे दी। अब आपके महासचिव जयराम रमेश कुछ भी कहते रहे, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल गई बीजेपी को। नहीं, आपकी बौखलाहट नहीं बता रही है। पवन गोयल साहब, ऑक्सीजन तो मिल गई आपको दूसरे चरण के मतदान से पहले। फिर तो जो बौखलाहट है कांग्रेस प्रवक्ता की बता रही है आपको ऑक्सीजन मिल गई है। देखिए अजय जी, सबसे पहले हर कोई अपनी बातें रखता है, चाहे कांग्रेस रखे, चाहे भाजपा रखे, चाहे आप रखे, या देश की 70 पॉलिटिकल पार्टी है। सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पहले सवाल सुने फिर उसका उत्तर दो जी। आप अपनी बारी में दो। तो ये जो राहुल सिंह जी ने किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ जी।
कि इन्होंने अपनी नहीं कांग्रेस की छवि खराब की। कांग्रेस के इतने सारे प्रवक्ताओं के साथ मैं बीच में बैठता हूं, मैंने पहले ऐसे प्रवक्ता देखे, मैंने 500 से ज्यादा डिबेट लिए जी। तो अब बात करते हैं सैम पित्रोदा की। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स के बयान देख लीजिए आप। कम से कम सैम पित्रोदा ने ये पुष्टि तो करी थी कि हाँ हम देश के उद्योगपतियों का सर्वे कराएंगे व्यापार का जी। मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। आपका न्यूज चैनल है, आपके नेशनल के सीईओ की अलग सैलरी होगी, डायरेक्टर की अलग सैलरी होगी, एडिटर की अलग होगी, गेस्ट एडिटर की अलग होगी, कैमरामैन की अलग होगी, क्लर्क की अलग होगी, पीओन की अलग होगी, किचन स्टाफ की अलग होगी। अगर एक कंपनी होती है तो उस कंपनी के अंदर एक चपरासी से लेके जीएम से डीएम तक, मैनेजिंग डायरेक्टर सब जॉब करते हैं, सबकी उसकी उपलब्धि के हिसाब से सैलरी होती है। आप किसी कंपनियों को नहीं ठेस पहुंचा रहे, आप एक पूरी चेन को ठेस पहुंचा रहे। आपको सर्वे करना है, आप गरीबी का सर्वे करो, आप हॉस्पिटल का सर्वे करो, आप स्कूल का सर्वे करो, आप कॉलेज का सर्वे करो। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है सड़क बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स बनाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, रेलवे को मजबूत करे, मेट्रो को मजबूत करे, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए, वैक्सीन लगाए, देश को मजबूती के विकास के संसाधनों को करे। आपने बिजनेस बढ़ाया नहीं, आपने 1 लाख रुपए का जुमला फेंक दिया महिलाओं को देंगे, आप कहां से देंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं देश के बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें, देश को मजबूत करें, फिर उसके बाद बातें। आप वोटर का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, वोटर को मजबूत बनाए, उन्हें लोन दे। जैसे 10 लाख का लोन था गरीब के लिए, आज वो 20 लाख बढ़ा दिया गया भारत की, जिससे कि वो अपना रोजगार करे, अपने परिवार का पालन। ये कहना चाह रहा हूं जी जी। बिल्कुल। जो सैम पित्रोदा ने कहा है, जैसे पिछली बार भी उन्होंने कह दिया था, जैसे 84 के दंगे पे भी कह दिया था कि जी। जो हुआ सो हुआ, अब उसका क्या। तो सैम पित्रोदा अक्सर ऐसा कुछ कहते रहते हैं और ऐसी कुछ बयानबाजियां आती रहती हैं। ये मिडिल क्लास को लेकर भी एक बार कहा था उन्होंने चुनाव के दौरान कि मिडिल क्लास सेल्फिश ना बने और टैक्स के लिए तैयार रहे। तो ये क्योंकि जब 70,000 रुपए देने की बात कही गई थी तो उनका देख कहां से आएगा, तो मिडिल क्लास पर टैक्स लगाएंगे और उसको लेकर मिडिल क्लास सेल्फिश ना बने। तो सैम पित्रोदा अक्सर इस तरह की बातें कहते रहते हैं और उससे बीजेपी को बेनिफिट मिलता है। तो इस बार भी आपको बेनिफिट मिल गया है पूरी तरीके से। अब ये पूरा चुनावी मुद्दा बनेगा जहां तक हमें लगता है। और जी, पहली बात तो सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, मजबूत लीडर। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है ये कह देना कि उनका पर्सनल बयान था और अपना पल्ला झाड़ लेना, ये कांग्रेस की फितरत होगी। और अगर उनका पर्सनल बयान है और वो बार बार दे रहे तो फिर कांग्रेस पार्टी से उनको निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा? अजय जी, ये भी बड़ा सवाल है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके बयान को सपोर्ट करती है, जब निंदा हो जाती है तो फिर बैकफुट मारने बोल देते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी को खैर उनके बयान से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत को मजबूत करने का काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने का काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। जो 4 करोड़ घर दिए उससे वोट मिलेगा, जल से नल से वोट मिलेगा, 220 करोड़ वैक्सीन से वोट मिलेगा। और हमारा लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को 30वें नंबर पर ले जाना, 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकलों पे ज्यादा काम करना, जिससे कि हम पेट्रोल डीजल पे डिपेंड ना रहे। ये जो देश को मजबूत कराने वाले काम है। मेक इन इंडिया से हम इलेक्ट्रॉनिक पर 97%, जहां पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एप्पल 13, एप्पल 14, एप्पल 15 भारत के अंदर 25% तक बना। तभी एप्पल 15 75,000 में लॉन्च हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना भारत के अंदर उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, बाहर की विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, उतना हमारे रोजगार बढ़ेंगे, हमारा रॉ मटेरियल बढ़ेगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारे देश के लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। उदाहरण देके समझाता हूं, जहां 3.5 करोड़ लोग पहले इनकम टैक्स पे करते थे जी, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं। मतलब 10 साल में डबल के आसपास। और हमने 350 ऐसी आइटमों पे बैन लगाए जो चाइना से इंपोर्ट होती थी। हमने क्या करा, मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर रॉ मटेरियल खरीदा, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करी, जिससे भारत के अंदर व्यापार बढ़ा, भारत के नीचे से लेकर ऊपर उद्योगपति तक व्यापार मिला। क्योंकि अगर कोई चीज बनती है उसमें मजदूर से लेकर एमडी तक सबको रोजगार मिलते हैं। जी, देश मजबूत बनाना है, देश को अंदर फ्री बांट के देश को कमजोर नहीं करना। जी चलिए ठीक है, फ्री बांट के कौन क्या फ्री बांट रहा है, लेकिन ठीक है, देश को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। जैसे अभी हम बात करें वामपंथियों की या इस तरह के टैक्स की, इसके टैक्स के फेवर में सारे देश नहीं है।
कुछ ही देश हैं जिसका उन्होंने सेम पित्रोदा ने जिक्र किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो जब हम वामपंथी देशों की बात करते हैं, उन्होंने इस टैक्स से या इस तरह के कानून से अपने आप को अलग कर लिया। चाइना जैसा कंट्री, उसने भी अपने आप को इससे दूर रखा। चाइना और रूस, जो हम लेफ्टिस्ट की हम बात करते हैं, वामपंथी देशों की बात करते हैं, उन्होंने अपने आप को इससे जो है दूर रखा है। और चाइना जो है पूंजीवाद की तरफ बढ़ चला है, जिस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। यदि क्योंकि पूंजी का अपना एक, पूंजीवाद का अपना एक प्रिंसिपल है, ज्यादा से जो है कम की तरफ पूंजी नीचे की तरफ फ्लो करती है। जब ऊपर पैसा ज्यादा होगा, लोअर पैसा होगा, तो नीचे जो गरीबी है या जो कामगार लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास पैसा पहुंचेगा। और ये हमेशा कामयाब भी हुआ है। इसको लेकर यदि आप अलग तरह की सोच रखते हैं तो इसके ऊपर तो आलोचना होगी ना, चर्चा तो होगी इसके ऊपर। और आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं और आप तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कसम खा रहे हो और वादा कर रहे हो देश के लोगों से, या हम जो है देश को आगे लेके जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, उसमें यदि ऐसी ये सोच आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं तो चर्चा का विषय बनेगी। लोग आलोचना करेंगे, सवाल पूछेंगे, और वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के वक्त इस पर चर्चा होगी। तो गोयल साहब, जिस तरह की ये चीज है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो है मनीष जल्दबाजी में सेम पित्रोदा जो है बोल गए, और ऐसे वक्त पे बोल गए जब चुनाव का मौसम है। अगर वो चर्चा भी कराना चाहते थे तो शायद चुनाव के बाद बोलते, या बहुत पहले बोलते तो शायद चर्चा हो जाती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, अपने ढंग से मैनिपुलेट करती हैं, अपने इस्तेमाल करती हैं, कोई अपराध नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। जैसे आप लोग एक दूसरे का मैनिफेस्टो को डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये होता है चुनाव के दौरान, ये पार्टीज करती हैं। तो सेम पित्रोदा ने जो कहा, अब उसका चुनावी फायदा आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, या फिर अगर कांग्रेस पार्टी ये समझाने में कामयाब रही कि इसका क्या बेनिफिट्स है देश के गरीबों को या आम जनता को, तो शायद थोड़ा सा कांग्रेस को फायदा मिल जाए। तो डिपेंड करेगा कौन इसको कैसे खेलता है। ये बॉल जो आई है, बीजेपी कैसे खेलती है और कांग्रेस कैसे खेलती है। और लेकिन इतना अभी जो दिखाई दे रहा है कि सेम पित्रोदा ने अपने ही डी में गोल कर दिया है, सेल्फ गोल कर दिया उन्होंने एक तरीके से, तो सेल्फ गोल के रूप में अभी देखा जा रहा है। जी जी, जाहिर सी बात है, आप किसी भी देश के व्यापारी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते, कोई आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। अगर कोई देश का व्यापारी है, वो सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करता है, वो इनकम टैक्स भी पे करता है, वो जीएसटी भी पे करता है, और फिर आप उसके ऊपर एक अलग कानून लगाकर उसके ऊपर एक कैमरा लगा दे और निगरानी रखें, तो वो डर जाएगा, सहम जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया कि किसी कंपनी के अंदर कोई सीधा एमडी काम नहीं करता, एक मजदूर से लेकर एमडी तक पूरी चेन होती है जी। आपको तो सरकार से उद्योगों को सपोर्ट देनी चाहिए। मैं उदाहरण देके समझाता हूं। ममता बनर्जी ने अपने राज्य के अंदर मारुति कंपनी को जी अपना प्लांट लगाने के लिए मना कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल याद है। वही प्लांट फिर गुजरात में लगा जी, उससे गुजरात की जीडीपी को फायदा मिला, गुजरात के लोगों को फायदा मिला, गुजरात सरकार को फायदा मिला, गुजरात की जनता को फायदा मिला। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि पहले क्या था, हम चाइना से बहुत सारी आइटमें या विदेशों से हम बहुत सारी आइटमों से बिल्कुल कंप्लीट खरीदते थे, जिससे कि रॉ मटेरियल, उसके बीच की मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद की पैकिंग, हमारी लेबर खाली हो जाती थी, हमारा व्यापार ठप पड़ जाता था। हमने क्या किया, यही मैन्युफैक्चरिंग की, यही रॉ मटेरियल खरीदा, यही पैकिंग की, यही की आइटम को बनाया, अपने उद्योगपतियों को सपोर्ट किया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि 76 लाख नई कंपनियों ने रजिस्टर किया, सरकार ने उनको टैक्स में सुविधा दी, सरकार ने उनको लोन में सुविधा दी, जिससे भारत के कई करोड़ों लोगों को व्यापार मिला जी। तो यही एक सरकार की नीति होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी के 11वें से 5वें नंबर कहने से 5वें नंबर पे नहीं हो जाती। इंटरनेशनल रोजगार पे, इंटरनेशनल व्यापार पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये एक हमें मार्किंग दी जाती है कि हाँ, इससे इतना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस देश से हो रहा है, इसलिए ये देश की अर्थव्यवस्था यहाँ पर है जी। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, पहले गाड़ी के लोन लेने के लिए 7-7 दिन लग जाते थे जी, आज केवल 50 मिनट में आपको कार लोन मिल जाता है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा है, बैंकों के पास फंड्स है। आप चाहे बिजनेस लोन ले लीजिए, चाहे आप होम लोन ले लीजिए, चाहे आप ऑटो लोन ले लीजिए, चाहे आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए, मतलब किसी भी तरह का आप लोन ले लीजिए, आपको सुविधा होगी। आप
टैक्स पेयर है, आपके पास कोई सुविधा है तो आपको जल्दी लोन मिल जाएगा और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। वो क्यों है? देश आपका मजबूत हाथों में, देश आपका विकसित देशों की तरफ जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2030 तक आप देखिएगा हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पेट्रोल डीजल एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे और हमें उन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आज हमें इराक पे और रूस पे और ईरान पे पेट्रोल डीजल के लिए डिपेंड होना पड़ता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे, तो हमें उन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक, तो यही देश की मजबूती की तरफ दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल इतना जरूर है कि स्वयं पित्रोदा ने जो है चुनाव के समय जो कहा कि विरासत टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स पे चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे वक्त में कह दिया जिसके बाद जो है बीजेपी को ऑक्सीजन मिल गई। और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है और जयराम रमेश ने कहा कि ये पित्रोदा का अपना निजी बयान हो सकता है, पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। हर वक्त जो है अब यही इसी बात पर चर्चा हो रही है। फिलहाल 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होने हैं और उसके अंदर सेम पित्रोदा का यह बयान कितना बड़ा असर डालेगा ये तो खैर मतदान के दिन पता चलेगा, और 4 जून को पता चलेगा कि लोगों ने इस बयान को कैसे लिया। फिलहाल बीजेपी ने इसको लपक लिया है और इसका इस्तेमाल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।